पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत एक मरतबा फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाजिर हुसैन और हम बात कर रहे हैं कौमी सतह पर इस वायरस के तनाजुर में किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से और पाकिस्तान को बैरूनी सतह से जो कर्ज़ों में कुछ रिलीफ मिला है और कुछ इमदाद मिल रही है उससे हमारी मईशत कितनी मुस्तहकम होगी। शोबा सेहत को हम किस हद तक बूस्टअप करेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज है वो है मुस्तहकीन तक बिला तातुर इमदाद की फराहमी का। इस अमल को भी किस हद तक हम जारी व सारी रखेंगे। सूबाई सतह पर और विफाकी सतह पर मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो मिलजुल कर क्या इकदामात कर रही हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, उनके साथ भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इम्तियाज़ साहब, हम कोरोना वायरस की सूरत हाल के तनाजुर में बातचीत कर रहे हैं। जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे कौमी सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, बिलखुसूस हमारी जो माशी सूरत हाल है और कोरोना के पेश नज़र जो रिक्वायर्ड हमारे पास चीज़ें हैं, जो टेक्निकल इक्विपमेंट है, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी मकामी सतह की तैयारी पर, इस पर भी काइंडली आप कमेंट कीजिएगा। वो देखिए, एक हमारे पास कमज़ोरियाँ तो थीं जी। यहाँ पे सेहत का शोबा बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया गुज़श्ता 40-50 बरसों में। तो वैसे तो ये जहन में रखना चाहिए कि कोरोना की वबा ऐसी है कि इसने अमेरिका और बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों को भी बिल्कुल बेबस कर सर, दिया इक्वली है। चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन दो डायरेक्शंस जो हैं वो माहिरीन कह रहे हैं कि इस जानिब पाकिस्तान को ट्रैवल करना होगा। शोबा सेहत को मुस्तहकम करना होगा और जो इफेक्टेड लोग हैं और साथ साथ जो मुतासरीन हैं, इनके साथ साथ जो मुस्तहकीन हैं, उनका भी ख्याल रखना होगा ताकि शरह गुर्बत जो है उसमें तेज़ी से जो कमी वाक़ हो रही है उसको रोका जा सके। बिलाशुबा मैं जो पहले भी मैंने साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन का जिक्र किया जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर यही बात कही। उनसे सवाल पूछा गया कि जो G20 के ममालिक ने छोटे ममालिक को कर्ज़ों में सहूलत दी है, क्या ये अच्छा इक़दाम है? उन्होंने कहा जी अच्छा इक़दाम है, लेकिन हमें बुनियादी तौर पे इन तमाम मुल्कों को फैसिलिटेट करना होगा कि ये अपना पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाएं और उसमें जितना इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने जब बरतानिया के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर ये कहा कि जब तक हम तमाम मिल के, हमारा तालीमी शोबा, हमारा सेहत का शोबा, हमारे सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी, हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी हवाले से हम अभी आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद से। ये हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ये जब लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें लीड ली अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखने के हवाले से। वो कैसे उन्होंने किया वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहला हम सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आप सरगोदा में हैं इस वक्त, शाहीनों का शहर इसको कहा जाता है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे जहाँ तक कंप्लायंस की बात आती है? यहाँ पे पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी कोरोना उसी तरह फैली है, लेकिन समहाउ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा अप्रोप्रिएट प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए। उसमें हमने भी एज ए यूनिवर्सिटी जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है सरगोदा डिवीजन में, उनसे हतुल मकदूर तावन किया। तो इस वक्त तकरीबन जो DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे TB वार्ड इन्होंने अलहदा कर दिया था। उसमें तकरीबन 40 बेड लगाए थे और फिर एक और मजीद फैसिलिटी थी विद इन दी हॉस्पिटल जिसमें मेरे ख्याल में 20 बेड्स हैं। तो तकरीबन 51 के करीब शायद अभी तक जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे एडमिटेड हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है वो हमने अपने हॉस्टल जो एग्रीकल्चर कैंपस के थे वो हमने ऑफर किए, तो वहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटीज कन्वर्ट किया हॉस्टल्स को। तो वहाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे भी आइसोलेशन के अंदर है। लेकिन शहर के अंदर ओवरऑल जाहिर है कि जब भी नागहानी कैफियत होती है तो हमारी पाक अफवाज जो है वो बड़ा कलीदी रोल परफॉर्म करते हैं। तो चूँकि कुछ दिक्कत हो रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ख़ास तौर पे जो हमारा मुआशरती जो प्रॉब्लम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है कि लोग अपना इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए और कुछ मसाजिद के अंदर कुछ तबलीगी जमात की ग्रुप्स आए हुए थे, उनको कन्फाइन करने के लिए, तो मेरे ख्याल में आर्मी के आने की वजह से तकरीबन हफ्ते से काफ़ी सिचुएशन बड़ी स्टेबल है यहाँ पे। लॉकडाउन बड़ा स्टेडली परस्यू हो रहा है। राइट।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़े मुस्तनद और बड़े जो आला तालीम याफ्ता स्कॉलर्स जो हैं वो मुहैया करती हैं। यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर हमें वो एक टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फ्राहम करती है, जो हमारे हर शोबे को आके संभालता है, उसमें वो खपता है, उसको समझता है, उसकी बेहतरी के लिए इकदाम करता है। जानना आपसे ये चाहूँगा कि सरकारी इकदाम को फैसिलिटेट करने में यूनिवर्सिटी ने क्या किरदार अदा किया है? देखिए, हमारा यूनिवर्सिटी सिर्फ हम क्लासरूम एजुकेशन या लैब रिसर्च के ऊपर ही फोकस नहीं करते ट्रेडिशनली। हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सर्विस का ट्रेडिशन है। सरगोदा सिटी में खासतौर पे जो आम आवाम है उनके लिए हम ऑलरेडी ओपीडी भी रन कर रहे थे अपने मेन कैंपस से, एक सेक्शन फॉर बिल्डिंग। हम एक फार्मेसी शॉप भी रन कर रहे थे। हमारा एक सेपरेट कैंपस है मेडिकल कॉलेज के लिए, और मेडिकल कॉलेज चूंकि टीचिंग हॉस्पिटल नहीं था तो डीएचक्यू के अंदर हमारा वो टीचिंग हॉस्पिटल है 500 बेड का। तो जाहिर है कि एक तो पहले से हमारा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सर्विस का ट्रेडिशन था, इसीलिए हमने जो दो बुनियादी हमने स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए हैं जब से ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और यूनिवर्सिटी क्लोज हुई है, उसमें एक तरफ तो हमने जो बुनियादी जो हमारी ऑलरेडी एक कम्युनिटी सर्विस चल रही थी और हेल्थ केयर के अंदर रोल था, उसको हमने स्पेसिफिकली कोरोना रिलेटेड जो भी डिमांड हुकूमत से आई या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है, हमने खुद अपने तौर पे, चाहे वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं सीनियर या दूसरे जो स्टाफ है, वो डीएचक्यू के अंदर बिल्कुल बड़ी तंदीही से जो उनका ड्यूटी रोस्टर है उसको फॉलो करते हैं, खास तौर पे टीबी वार्ड में जहाँ पे पेशेंट्स हैं। फिर हमने अपने जो हॉस्टल्स हैं उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनाया, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिक्वेस्ट की थी। इस वक्त तकरीबन 200 बेड का एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर फील्ड हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें भी लीड हमारे डॉक्टर्स ही लेंगे। हम अपने मेडिकल कॉलेज में भी एक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हम प्रोसेस में है, 2-4 दिन में वो भी रेडी हो जाएगा। तकरीबन 80 बेड का हम अपना फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे, एक अलग फैसिलिटी है। इसलिए हम कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये वबा मजीद फैलती है मुल्क के अंदर, तो उसमें हमें रेडी होना चाहिए, अभी से रेडी होना चाहिए। आज से 1 महीना बाद, 3 महीने बाद जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी, इस वक्त वो है कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रीएम्प्ट करें हम। अच्छा, बहुत आपने इनकलाबी इकदामात किए पेशबंदी के तौर पे डॉक्टर साहब। आप शुरू में आपने स्ट्रेटजी की भी बात की, तो ये बताइए कि जो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे थे सरकारी एसओपीज़ के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, तो आपके कुछ साथियों ने क्या कोई हिकमत अमली या स्ट्रेटजीज़ भी तजवीज़ की हैं हुकूमत के कि किस तरह इन तमाम कामों को, इन जो रिलीफ रिस्पॉन्स है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए कि हम अपना क्लोजली हम कोऑपरेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। तो जो वहाँ से गाइडलाइंस या रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम उनको लेटर इन स्पिरिट में फॉलो करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अनलाइक मैनी अदर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, हमारा एक बड़ा पुराना एक कॉलेज टाइम से कम्युनिटी सर्विस का ट्रेडिशन है, जिसमें हम ऑलरेडी मिनरल वाटर भी प्रोड्यूस कर रहे थे। एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर का पूरे कैंपस पे फ्रीली अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को। हमने रिचार्ज पाकिस्तान के तहत जो रेन वाटर है उसको भी हम अपना वाटर टेबल को अप करने के लिए वो भी हम काविश में मसरूफ थे। तो ये पुराना जो हमारा ट्रेडिशन था उसने बहुत हेल्प आउट किया। असल में बात ये है इम्तियाज साहब के इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं, क्रिटिकल टाइम्स आते हैं, तो उसका क्रिटिकल रिस्पॉन्स ही होना चाहिए। तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि जो भी चैलेंज आए उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई है। तो हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मैंने पहले कहा, हमने इसको चैलेंज नहीं लिया, हमने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। इसीलिए जो दो बुनियादी चीजें थी पब्लिक सर्विस के अंदर, वो उसमें भी हमने हत्तल मकदूर मुख्तलिफ हवालों से कंट्रीब्यूट किया, और साथ में हमने ऑनलाइन एजुकेशन भी विद इन अ वीक हम ट्रांजिशन करके। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया पहले कि हमने यहाँ पे तकरीबन 1 महीना पहले, और ये भी एक चीज थी कि हम पिछले साल से सोच रहे थे कि हम टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है इसकी वजह से हमने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इंस्टेंटली हमने एक टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू की जहाँ पे 18 डॉक्टर्स सुबह 8 से
रात 8 तक बैठते हैं। हमारा फैसिलिटेशन सेंटर राइट ऑन दी साइड लाइन ऑफ द मेन गेट, और वो अपना फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू स्काइप, थ्रू मोबाइल फोन्स। तो ये भी बड़ा, और कोरोना रिलेटेड भी और नॉर्मल जो अपना मेडिकल सर्विसेज है वो भी हम कर रहे हैं। जी अच्छा, डॉक्टर साहब, टेली एजुकेशन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी टेली एजुकेशन में क्या किरदार अदा कर रही है, और बिलखसूस अब जबकि महदूद नौयत का लॉकडाउन, लेकिन यह है कि तालीमी इदारे बंद हैं, तलबा घरों में महदूद हैं, तो इसलिए उनको टेली एजुकेशन पर इन्हसार करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से ये बताइएगा कि क्वालिटी और बिलखसूस स्टूडेंट्स की नफ्सियात को इस गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो रखते हुए या इसको एनालाइज करते हुए क्या प्लान्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं कि किस तरह से उनको एड्रेस करना है कि वो नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत रहें, मुस्तहकम रहें और अपने अमूर भी जो तालीमी अमूर हैं बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकें। सर, इसमें जो क्रिटिकल टाइम्स के अंदर जो लीडरशिप है उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो फोरसाइट कि आप यू हैव द एबिलिटी टू थिंक अहेड ऑफ टाइम। दूसरा, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो आप करना चाहेंगे वो करेंगे जी। और फिर जाहिर है कि पैशन भी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लें तो उसको क्लियरली उसको कैरी आउट करें और उसको सस्टेन भी करें। ये एलिमेंट्स है बुनियादी। तो इसी की वजह से जब ये क्लोजर हुआ और ख़ास तौर पे अर्ली समर वेकेशंस फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की, अब यूनिवर्सिटीज़ के पास चॉइसेस थी कि जी वो अपना समर वेकेशंस में चले जाएं, या ये भी था कि वो ज़रा प्लान करें अहेड ऑफ टाइम और वो इस चैलेंज को कबूल करें। बिकॉज ये जो इरा है, ये डिजिटल इरा है, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि वो बहुत सारी क्लासरूम में तो हम इस तरह के विजुअल एड्स इस्तेमाल करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या वैसे, लेकिन ये जो कन्वर्जन था ये चैलेंज था। बट हमने इसके ऊपर बड़ी यानी एक्सचेंज ऑफ व्यूज किया, डिलिबरेट किया इसको, एंड देन वी डिसाइडेड कि हम बिल्कुल, हमारे यहाँ तकरीबन लिमिटेड कैपेसिटी मौजूद है, बिकॉज तकरीबन 2.5 साल से हमने अपने एडमिशन्स को भी ऑनलाइन कर लिया था और भी काफ़ी सारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में हमने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपना बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट कर चुके थे। तो हमें, मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी जहाँ तक ताल्लुक था कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। विद इन अ वीक हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स फुली तौर पे ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर गए। विद इन 2 वीक्स हमने फिर पूरी तमाम फैकल्टीज अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, उनको चाहे बकर कैंपस हो या 3 कैंपसेस यहाँ पे है, हमने सारों में ऑनलाइन एजुकेशन की। अब जहाँ तक आपने पॉइंट आउट किया क्वालिटी एजुकेशन का, आई थिंक वो बहुत अहम मौजू है जिस पे अगर आप पूछेंगे तो मैं मजीद बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है इसके अभी तो बहुत सारे सवालात हैं, उसके लिए तो शायद ये नशिस्त काफ़ी भी ना हो। ये बताइए कि आपको चैलेंजेस भी आएंगे, क्वालिटी का चैलेंज सबसे ज़्यादा आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन का। आने वाले महीनों में आप इन चैलेंजेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं या उम्मीद ये है कि रफ्ता रफ्ता हम फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे? इम्तियाज, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इस वक्त बहुत ही अनसर्टेन टाइम के अंदर रह रहे हैं, कोई पता नहीं है। बिकॉज आप देखें ना, 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे कम अज कम इम्पैक्ट जो है इस वबा का इतना नहीं है कि जितना हमने चाइना में इनिशियली देखा और उसके बाद वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर देखा, या थोड़े पार्ट्स ऑफ एशियन कंट्रीज। अब आहिस्ता आहिस्ता ये नजर आ रहा है कि अफ्रीका में, एशिया में और खास तौर पे हो सकता है कि मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया के अंदर भी इसका इम्पैक्ट नजर आए। तो अगर तो सिचुएशन इसी तरह चलती ही है तो मेरे ख्याल में रिलेटिवली बाकी दुनिया के मुकाबले में हो सकते हैं हम नॉर्मलसी की तरफ जल्दी चले जाएं। अगर नहीं हुई, अगर कोई पहली वेव चाइना में, सेकंड वेव वेस्ट के अंदर और थर्ड वेव अगर इन कंट्रीज में जो कि बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, तो उसमें जाहिर है कि हमें एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या वैसे एज ए नेशन हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और उसमें 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है हमारे अपने लिए। ये है कि हमने तो ऑलरेडी एक फुल प्रूफ 2 टियर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और जिससे जिन क्लासेस को हम समझते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन ऑफर नहीं हो रही, उनको हम क्लोज कर रहे हैं और उनको हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तकरीबन
5% हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटी है वो ऑनलाइन चली गई है। वो अब आप ऑनलाइन फर्ज चलेगी, करें 95% एजुकेशन। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक अहमद हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे तालीमी नुक्ता निगाह से, बिलखसूस टेली जो एजुकेशन है उस पर और उसके हवाले में जो क्वालिटी एजुकेशन है। फिर उसके अगर हम मज़ीद किसी दूसरे मौजू की तरफ जाएँ तो जो कोऑर्डिनेशन है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और टेली एजुकेशन सिर्फ पेशा वराना जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं, निसाबी तालीम के हवाले से ही नहीं, बल्कि इस वक्त जो है वो ये सिचुएशन तकाजा करती है कि नफ्सियाती तौर पर भी स्टूडेंट्स को जो है मुस्तहकम किया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए और साथ ही साथ जो है उनको इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर भी अमल पैरा होने के लिए उनको इन्फोर्स किया जाए, ताकि वो उसे दिल से एक्सेप्ट करें, रियलाइज़ करें और ख़ुद भी एहतियातों को जो है वो अपनाएं और जो अपने अजीज़ व अकारिब, अपने फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको भी इन्फोर्स करें और उनको भी मोटिवेट करें, कन्विंस करें कि आपने इन पैटर्न्स पर चलना है और महफूज रहना है। बिलाशुबा एक मुश्किल सूरत हाल है। टेली मेडिसिन आप या टेली एजुकेशन बहुत महदूद पैमाने पे हुआ करती थी। फासलाती तालीम भी उसको कहा जाता था, बिल्कुल। लेकिन किसी को वहम गुमान भी नहीं था कि एक वक्त आएगा कि तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी इस अमर पे मजबूर हो जाएं कि दूर बैठ के लोगों के साथ ये तालीम तो तदरीस का सिलसिला जारी रखें। अब जबकि हम कोरोना से मुताल्लिक मसाइल की बात कर रहे हैं, ज़रा सा इस मौजू से हट के बात कर लें पाकिस्तान ही के एक और मसले का, और वो हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी जो निजी बिजली घर हैं। एक पॉलिसी थी 1994-95 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में तैयार की गई थी। उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत सारे निजी कंपनियाँ आई, उन्होंने यहाँ बिजली घर कायम किए और उसमें बहुत सारी शिकें थी। उसका फ़ायदा कुछ हुआ कि पाकिस्तान में बिजली की कमी दूर हुई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तनाज़ात भी पैदा हुए। एक बहुत बड़ा तनाज़ा ये था कि इन बिजली घरों को कम से कम 75% कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट होती थी। दूसरा एतराज़ ये होता था कि इनकी तमाम तर पेमेंट्स थी वो डॉलर डिनोमिनेटेड थी, यानी इनको पेमेंट डॉलर्स में होती थी। और शायद उसकी वजह इब्तिदा में ये बताई गई थी कि अगर रुपए की कदर में कमी होती है तो इन कंपनियों का मुनाफा ख़राब ना हो, मुतासिर ना हो। अब एक बड़ा पेचीदा मसला है, इसकी वजह से आपने ख़बरों में भी सुना होगा, इसकी वजह से हमारा एक गर्दिशी कर्जा है जो IPPs के हवाले से है, वो कोई 2000 अरब से भी तजावुज़ कर चुका है। तो इसीलिए हमने अभी एक माहिर हैं ताहिर बिशारत चीमा साहब, साबका वाइस चांसलर हैं ये वापडा यूनिवर्सिटी के, और एक कंपनी हुआ करती थी पेप्को, उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि नाजरीन के लिए ये बता दें कि ये कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं और क्या वाकई जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स थे, यानी जो मुनाफा डॉलर में अदा होता है इनको, क्या वो एक दुरुस्त था और क्या वक्त आ गया है कि इन दोनों चीज़ों को अभी रीनेगोशिएट किया जाए? शुक्रिया जी। मैं अर्ज करूं जी? जी 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 बोलिए। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि शायद 1984 में 85 में जब बहुत ही मखदूश हालत थी, बुरी हालत थी, उस वक्त तो समझ आती थी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को इनवाइट किया जाए और फिर जाहिर है उन्हें डॉलर ही में देना होगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब 2002 की पॉलिसी आई और उस पॉलिसी में बिलखुसूस पाकिस्तानी कॉर्पोरेट हाउसेस को जब बुलाया गया, उस वक्त सही फैसला था कि डॉलर में इनके रिटर्न्स नहीं होंगे। लेकिन फिर 2007 में ECC ने एक फैसला किया, इन सब के जो इन्वेस्टर्स थे उनके कहने पे, कि मुल्क में दो किस्म के कानून क्यों, जो आपने बाहर वाले लोगों को फैसिलिटी दिया वो हमें भी दें। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त ये गलत फैसला हुआ, लेकिन हो गया। और इसके बाद फिर पॉलिसी, आपको याद होगा 2007 की एक पॉलिसी आई जिसमें ऑल्टरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी आई। फिर 2013-2015 के तहत जो है कोल पावर स्टेशन जो हैं, या आप कह लीजिए कि CPEC के अंदर आए, तो फिर डॉलर ही जिसे कहते हैं इट इज रूलिंग द रूस्ट। तो ये गैर मुनासिब है जब लोकल इन्वेस्टमेंट है और लोकल ही बैंक्स ने उस पे पैसे लगाए में, तो उसकी डिनोमिनेशन जो है वो रुपी ही होनी चाहिए। इश्यूज हैं,
ये दुरुस्त होने चाहिए, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सर, आपने उसमें एक्सेप्ट इसका किया कि इश्यूज हैं और इनको दुरुस्त भी होना चाहिए कि डॉलर्स में नहीं, अगर ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बैंक्स में इनके सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो ये रुपीस में ही होनी चाहिए। एक वक्त था कि जब इनको फैसिलिटेट कर दिया गया, आज हालात तकाजा कर रहे हैं कि ये हुकूमत के साथ कुछ कोऑर्डिनेट करें, हुकूमत के साथ कुछ ताउन करें, क्योंकि ये सूरत हाल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त बड़ी सेंसिटिव है और इस चीज़ का तकाजा भी कर रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? आपने बिल्कुल सही कहा, और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत बड़ी बात थी। देखें, इससे पहले हम बातें तो करते रहे, और जब भी कहीं इकट्ठे बैठते थे या टॉक शोज में आते थे या कॉकसेस या कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वहां जिक्र तो किया जाता था। लेकिन ये है कि आज से 6 महीने पहले जो है ये कमेटी बनाई गई। कमेटी में वैसे तो अकाउंटेंट्स ज्यादा हैं और बार सेक्टर के प्रोफेशनल्स नहीं हैं जिन्हें हैंड डाउन एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी ये एक जिसे कहते हैं कि बिल्डिंग स्टोन जो है वो तो बन गया ना जी। तो उसमें ये सारी बातों का जिक्र है, अच्छा है, यानी कि इसे लेके हम आगे चल सकते हैं। अब सिर्फ बात यह है कि पॉलिसीज आपके सामने है, 94 की पॉलिसी, इसके बाद 2002 की पॉलिसी, फिर 2007 की पॉलिसी, फिर 2015 और 2013 की पॉलिसीज हैं। तो ये सब पॉलिसीज को दुरुस्त करना जो है वो यकमुश्त तो हो नहीं सकता, या वन साइडेड भी नहीं हो सकता। तो इसमें आपस में पार्लेज टॉक्स होने चाहिए, इकट्ठे बैठना होगा। अगर कोई गलतियां हैं या ज्यादतियां की गई हैं या कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हैं या किसी तरीके से पैसे ज्यादा चले गए हैं तो वो वापस लेने होंगे और इन चीजों को दुरुस्त भी करना होगा। लेकिन एक बाय पार्टिसन तरीके से या आईपीपीज को और हुकूमत को या हुकूमती इदारों को इकट्ठा बैठना होगा और जल्दी बैठना होगा। ये मैं इसी हवाले से पूछना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तवानाई का शोबा ख़ास तौर पे आईपीपीज़ के हाथों यरगमाल हो चुका है, जिस अंदाज में ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको पैसे मिल जाते हैं, और क्या आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत और आईपीपीज़ को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको रीनेगोशिएट करना आसान नहीं होगा क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इब्तदाई से इसकी सॉवरन गारंटी दे चुकी है। जी, मैं इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमें माजी में जाना होगा। यही एक प्रैक्टिस जो है 1999 और 2000 में हुई थी। उस वक्त 94 की पॉलिसी के तहत जो 16 उस वक्त तक आईपीपीज लग चुके थे, 17वां बाद में लगा, उनको रीनेगोशिएट किया गया था। रीनेगोशिएट में हुआ ये था कि जो छोटे आईपीपीज थे उन्हें तो प्रेशराइज करके कि उनके टैरिफ्स जो हैं वो कम कर दिए गए थे और कुछ मराहत भी कम की गई थी, यानी कि जो रिटर्न था उसकी परसेंटेज को भी रिड्यूस किया था। लेकिन जो बड़े जाइंट्स थे उनका कुछ खास हम नहीं कर पाए थे, बल्कि हुआ ये था कि उनका जो टेनर था 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट का, उसे 30 कर दिया गया था। तो जब उस पर आप गौर करेंगे तो समझ आती है कि शायद पाकिस्तान को उसमें कोई खास फायदा नहीं हुआ था। तो ये हाइंडसाइट में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए ये चीजों को सामने रख के फिर आगे जाना होगा। अब जो नेगोशिएशन हैं इनमें 2-3 किस्में हैं। एक ये है कि जैसे इस रिपोर्ट में जो अब आई है उसके अंदर भी जिक्र किया गया है, कैलकुलेशंस के मसाइल हैं, अकाउंटिंग के मसाइल हैं, तो वो तो इस किस्म के हैं 2+2 विल ऑलवेज मेक 4। वो तो इकट्ठे बैठ के सामने फाइनेंशियल शीट्स रख के उन्हें दूर किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जो पॉलिसी के तहत कुछ मुराद दी गई और वो मुराद आज जो है वो बैक ब्रेकिंग हो गई है पावर सेक्टर बिलखुसूस और बिलमूम जो है वो मुल्क के लिए, तो वो बैठ के फिर समझाना पड़ेगा। वो भी पाकिस्तानी है इस वक्त, ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ओनर्स हैं आईपीपीज के, उन्हें समझाना पड़ेगा और फिर कहीं बैठ के इसे हल करना होगा। यूनिलैटरली तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए रिपोर्ट की शक्ल में आ गया। जी राइट, बहुत शुक्रिया ताहिर बिशारत चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। निजी बिजली घरों के मसाइल और उनके हल के हवाले से आप बातचीत कर रहे थे। डॉलर्स में पे करने के हवाले से उस वक्त एक डिमांड की गई और उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें पूरी तरह से फैसिलिटेट किया और इनके मफादात को मुकद्दम रखा गया। लेकिन अब चूँकि वक्त जो है वो बदल चुका है, सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए एक चैलेंज बनकर उभरी है, तो ये वक्त है कि मिल बैठ कर एक कोऑर्डिनेशन जनरेट करना होगी ताकि मामलात बेहतरी की जानिब जाएं। जी मनाजिर, इस मामले में हुकूमत को जुर्रतमंदाना कदम उठाने होंगे। इतनी आसानी से ये मामला हल होने वाला नहीं है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि माजी में
जाने की बजाय अगर नए सिरे से नए मुआहदे ऑफ़र कर दिए जाएं तो शायद वो बेहतर होगा। इसलिए कि जब आप जैसे चीमा साहब कह रहे थे कि आप उनकी बैलेंस शीटें देखें, उनकी अकाउंट बुक्स देखें, अगर इस तरह आप चले गए तो 1994 से एक सिलसिला शुरू हुआ वो तो बिल्कुल लामुतनाही सिलसिला बन जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इसी अमर की है कि फौरी तौर पे इस मामले को हंगामी बुनियादों पे एड्रेस किया जाए ताकि जो गर्दिशी कर्ज़ों वाला मामला है इससे किसी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, इटली आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा तबाही हुई कोरोना की वजह से और गैर मामूली तौर पे उनका जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी तकरीबन कोलैप्स होते होते रह गया और जिस तेज़ी से वहाँ पे ये कोरोना की वबा फैली किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। आज हम आपको इटली की सूरत हाल पे अपडेट दे रहे हैं और वो उसके लिए हमने दावत दी है स्काइप के ज़रिए डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब को। मिलान में ये पाकिस्तान के कौंसल जनरल हैं, बहुत खूबसूरत शहर है और फैशन का मरकज़ गढ़ समझा जाता है मिलान। बहुत वहाँ पे बड़ी टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री है। तो डॉक्टर साहब आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी इम्तियाज़ साहब, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ हमें अपडेट दीजिए, ताज़ा तरीन इटली की सूरत हाल क्या है, उसके बाद हम पूछेंगे कि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है उसका क्या बना। आप पहले हमें इटली की आज क्या हुआ कोरोना के हवाले से। देखिए गुल साहब, यहाँ पे इटली में 20 फरवरी को ये कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट हुआ था। अब तब से लेके अब तक आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है 1,72,434 इन्फेक्शन हैं और 22,745 अमवात हैं। यहाँ पे तकरीबन मौत का रक्स जारी है। यहाँ पे काफ़ी बुरे हालात में से हम गुजरे हैं लेकिन अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी, तो ये हालात की बेहतरी का इंडिकेटर क्या है? देखिए यहाँ पे रोज़ाना यहाँ का जो महकमा सेहत है वो अदाद-ओ-शुमार जारी करता है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के शुरू के दिनों में यहाँ पे तकरीबन जो रोज़ाना के इन्फेक्शन थे उनकी तादाद बढ़ के 6 से 7 हज़ार लोगों तक चली गई थी जी। और अमवात भी जो थी वो 1000 और 2000 के दरमियान चली गई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जो रोज़ाना के इन्फेक्शंस हैं वो कम हो के 2500 से 3500 के दरमियान चले गए हैं, जो हमारे हिसाब से इटली के हिसाब से काफ़ी कम हो गए हैं। और जो अमवात हैं वो भी कम हो के तकरीबन 500 से 600 के दरमियान चली गई हैं जी। तो ये जिस कहते हैं ना वो कर्व फ्लैट हो गया है और नीचे की तरफ जा रहा है जी। राइट, वो कर्व फ्लैट हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब आपसे इटली में मुकीम जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो इटली में मौजूद हैं और क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तानी भी इस केस से अफेक्टेड हुए हैं और जो वतन वापस आना चाह रहे हैं उनके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। गुल साहब, यहाँ पे इटली में पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद है जो कि यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। कुल तादाद जो है उसको अंदाजे के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख के दरमियान पाकिस्तानी इटली में हैं। जो ज़्यादा जहाँ पे मैं हूँ मिलान और इसके इर्द गिर्द के शहरों, कस्बों, गाँव में रहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे काम करते हैं जी। इसके अलावा पाकिस्तान के 2000 के करीब तलबा और तालबात भी यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो महकमा सेहत है उनके हालात इस तरह के हो गए क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैली और ये एपी सेंटर बन गया यूरोप का। तो महकमा सेहत जो है वो ये कह लें कि किसी मुल्क के लोगों के अलग फिगर्स नहीं दे रहा जी। हमने बार बार कहा है, जो हमारा सफारत खाना है रोम में उन्होंने भी दरख्वास्त की है, मैंने भी यहाँ से लिखा है। तो हमें दुरुस्त अदाद शुमार पाकिस्तानी कम्युनिटी के जिन लोगों के इन्फेक्शन हुए हैं उनके बारे में है नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आपको दे सकता हूँ कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 200 से 250 जो पाकिस्तानी हैं उनको इन्फेक्शन हुई है और को 20-22 के करीब पाकिस्तानी इस वबा से शहीद भी हुए। इस दुख में और तकलीफ में हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। मैं ज़ाती तौर पे
पाकिस्तान की कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तान के तलबा और तालबात के साथ राब्ते में हूँ और उनको दिलासा दे रहा हूँ और उनके गम में शरीक होने की कोशिश करता हूँ। हमने कौंसलेट की तरफ से और सफारतखाना की तरफ से राशंस भी तकसीम किए हैं। मैं अब तक तकरीबन 200 से 300 तालिब इल्म जो हैं, तलबा तालबात जो कि दूर दूर के इलाकों में हैं, लॉकडाउन हुआ लेकिन हम उनको किसी न किसी तरह से राशन पहुंचा रहे हैं जी। और अभी तक जो है फ़्लाइट्स वगैरह बहाल नहीं हुई हैं। यहाँ पे PIA की 2 फ़्लाइट्स पाकिस्तान से मिलान आती थी हफ्तावार, और ये तकरीबन कह लें कि मार्च के अवाइल में ये फ़्लाइट्स जो हैं ये रोक दी गई, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थे। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये समझा कि ये मुनासिब होगा कि इस इलाके से, इस मुल्क से फ्लाइट्स ना जाएं पाकिस्तान। अभी हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि ये इन फ्लाइट्स को बहाल किया जाए। ऑब्वियसली उसमें कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन इस पे काम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ शुरू में आपने कहा कि यहाँ पे मौत का रक्स जारी है, तो आपने, आपके साथियों ने अपने गली मोहल्लों में, अपने इलाकों में क्या कम्युनिटी की सतह पे क्या देखा? जो इतालवी लोग हैं उन्होंने इस लॉकडाउन के ज़माने में किस तरह गुजारा किया? और हमने कुछ मनाजिर देखे टीवी पे कि उन्होंने अपने घरों की बालकनियों में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ बालकनियों में निकल के म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हुए, लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए। और चीन से जो डॉक्टर्स वगैरह आए थे, एक्सपर्ट्स आए थे, उनका खैर मकदम करने के लिए। यहाँ पे शुरू में तो लोग गुल साहब घबरा गए थे, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है, एक ऐसी आफत है, एक ऐसी नागहानी चीज़ है जिसके बारे में आम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन चूंकि ये यूरोपियन कंट्री है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफ़ी डेवलप्ड है, तो इन्होंने इसके ऊपर काबू पाया। हुकूमत ने उसमें बर वक्त इकदाम किए। थोड़ा शुरू में स्लो थे, लेकिन बाद में इन्होंने काबू पा लिया। तो यहाँ के अवाम ने फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उसका काफ़ी इन्होंने उसकी पाबंदी की, उसका एहतराम किया, और ये अपने घरों तक महदूद हो गए हैं। इसी पीरियड में मैंने फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी को बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी कहा, क्योंकि बहुत सख्त जुर्माने यहाँ पे होते हैं जी, और कैद की सज़ा भी दी जाती है। एक स्टेज पे फिर यहाँ पे फौज भी तैनात कर दी गई थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा नकलो हरकत की अभी भी इजाज़त नहीं है। 3 मई को जाके ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या फर्दर रिवाइज किया जाएगा। लेकिन मैं दाद देता हूँ कि अतालवी लोगों ने इसका बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया है और उन्होंने बड़े नित नए तरीके इजाद किए हैं, बाकी दुनिया को दिखाया है कि किस तरह से लॉकडाउन के अंदर भी जो है अपने आप को ताज़ा दम रखना है, कैसे अपने आप को एंटरटेन करना है। तो ये दूसरी दुनिया के बाकी के मुल्कों के लिए एक मिसाल है। मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने अतालवी बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ जो रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको चंदा इकट्ठा करके दिया है। अतालवी बुजुर्ग शहरियों को, बच्चों को मदद दी है, इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं पाकिस्तानियों की। और इसके अलावा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का भी बहुत ख्याल रखा है। और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी मुतहद हुई है जी, जो कि बहुत खुश आइंद है जी। बिल्कुल, इटली में मुकीम पाकिस्तानियों ने बाहमी तौर पर एक दूसरे की मदद का सिलसिला जारी रखा और पाकिस्तान के कौंसल खाने की जानिब से, पाकिस्तान के सफारत खाने की जानिब से वहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी भी भरपूर मदद की और उनको भरपूर जो है उस कैटेगरी से और उस प्रॉब्लम से निकालने के हवाले से एक हिकमत अमली भी वज़ा की और बिलखसूस उनमें ये शऊर भी उजागर की और साथ हौसला भी उनका बढ़ाया। डॉक्टर मंसूर अहमद चौधरी, कौंसल जनरल पाकिस्तान के मिलान, इटली से हमारे साथ मौजूद थे और हमें इटली में सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और कनाडा से मुज्तबा भट्टी साहब जी हमें बताया जा रहा है मौजूद हैं जी। पाकिस्तानी कैनेडियन मुज्तबा भट्टी साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोरोना की कनाडा में? कनाडा में भी कुछ इतना मुख्तलिफ तो नहीं है जैसे सारी दुनिया में हो रहा है। काफी यहाँ पे भी पहले इब्तदान तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बाकी यहाँ पे इंतजामात और वही हैं जो इंटरनेशनल सारी
सूरत हाल हो रही है हर आदमी के लिए, वही मेजरमेंट्स हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत भी है, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग है, आप अपने मास्क पहन के रखें, वही सारी सूरत हाल है। ये बताएं कि जो हुकूमत ने यहाँ पे हिदायत जारी की हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ SOPs हैं, आम तौर पे लोग उस पे अमल दरामद कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर ये है कि लोग काफी इस पे अमल पैरा हैं। यहाँ पता मामलात ये हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपका साथ वाला है वो आपको उसकी याद दहानी जरूर कराएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें या अपने आप को कवर करें। यहाँ ये मामलात जरूर हैं कि एक डिसिप्लिन है, लोग अपने तौर पे भी फील करते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं कि हमें दूर रहना चाहिए। राइट। अच्छा भट्टी साहब, ओवरऑल जो केसेस हैं और केस फर्टिलिटी रेट है, इस हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा कि इस वक्त कनाडा में कितने जो हैं वो लोग मुतासिर हैं और कितनी अमवात हुई हैं, और केस की जो शरह अफजाइश है वो क्या है? शरह अफजाइश जो है ना, उसकी जो सूरत हाल है वो भी तकरीबन वही है कि जो सारे चल हमारे यहाँ पे डेथ्स काफी हो चुकी हैं, ओवर 100 हैं। राइट। और अभी भी आज भी यहाँ पे ये हुआ कि एक यहाँ पे ओल्ड एज हाउस है, उसमें भी दो जो हमारे यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं, उनकी डेथ हो गई है। जी। तो ये सूरत हाल इस तरह से नहीं है कि भी हम इसको लाइटली ले रहे हों। राइट। सूरत हाल यहाँ भी फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और काफी केसेस जो है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ओंटारियो में भी बढ़ रहे हैं जी, टोरंटो सिटी में भी बढ़ रहे हैं, ओवरऑल कनाडा में भी बढ़ रहे हैं जी। सैयद अल्लाह आप सबको महफूज रखे, और कनाडा समेत बल्कि दुनिया भर में ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दुआ ये करते हैं कि सब महफूज रहें। और हमारे बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन का वक्त भी ख़त्म हुआ है, ये जो हमारे आज के दिन रैप अप हो गया है, और इंशाअल्लाह दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, शब बखैर मनाजिर साहब। और जस्ट जाते हुए इतना कहना है कि मोहतात रहिए, एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए। कौमी सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो सूरत हाल है उससे तो हम आपको आगाह कर ही रहे हैं, इससे दीगर जो टॉपिक्स जुड़े हैं उन पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी नुकता यही है कि एहतियात पर आपने अमल पैरा होते रहना है, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। महफूज रहिए, सलामत रहिए, शादाब रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। शब बखैर।